गो। हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी लोगों का ऑनलाइन गुरुकुल पाठशाला में। दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर के आया हूं संजीवनी एकलव्य टेस्ट का डिटेल सॉल्यूशन वीडियो, जो कि होगा फिजिक्स का, और आपको केमिस्ट्री का डिटेल सॉल्यूशन वीडियो इसी चैनल पे मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपका टेस्ट अच्छा गया होगा। आपने टेस्ट में ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए होंगे। तो आइए एक एक करके सारे क्वेश्चंस के बारे में डिटेल में हम स्टडी करते हैं कि क्या क्या चीजें हमें टेस्ट में पूछी गई थी और उसका सोल्यूशन कैसे बनेगा। तो अगर आप पहला क्वेश्चन देख पा रहे हो प्यारे बच्चे, लिखा हुआ है द यूनिट ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इन एसआई सिस्टम इज। एसआई सिस्टम में कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की वैल्यू चाहिए प्यारे बच्चे आपको। तो इसके लिए कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पूछ रहे हैं। तो देखो, अगर मैं बताऊं कि विस्कस ड्रैग फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल टू नीटा ए डीवी बाई dx। और ये जो नीटा होता है, बिल्कुल ये नेगेटिव ग्रेडियंट होता है बेटा वेलोसिटी का। तो नीटा मुझे चाहिए होगा, नीटा का मुझे एसआई यूनिट चाहिए। तो नीटा इक्वल टू क्या मिल जाएगा प्यारे बच्चे, आपको मिल जाएगा F dx ओवर ए डीवी। और अगर आप F की बात करो तो F होता है बेटा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, dx होता है प्यारे बच्चे मीटर, डिवाइडेड ओवर एरिया होता है आपका मीटर स्क्वायर, और v होता है मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। अब अगर आप इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा केजी मीटर स्क्वायर डिवाइडेड ओवर, नीचे एक और मीटर स्क्वायर आपको मिलेगा प्यारे बच्चे, और साथ में एक और मीटर है, तो यहां पर मीटर पे पावर 3 हो गया है, और सेकंड इनवर्स, और ये वाला जो सेकंड स्क्वायर वो नीचे आएगा बच्चे, तो वो हो गया सेकंड स्क्वायर। इसको एक बार और सॉल्व करते हैं बेटा। ये देखो, ये पूरा 2 ये गायब हो गया है, तो आपको मिला केजी अपॉन मीटर सेकंड पे पावर 1। तो आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही होता है। तो केजी मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। उम्मीद करते हैं कि आपने इसको समझा होगा। आते हैं प्यारे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है ये देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है प्यारे बच्चे कि मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। कह रहा है कि देखो यहां पर यूनिट दे रखा है टॉर्क का, न्यूटन मीटर पर सेकेंड, स्ट्रेस। इसमें मुझे सर्च करना है प्यारे बच्चे कि टॉर्क का यूनिट क्या बनना है, स्ट्रेस का क्या बनना है, लेटेंट हीट का क्या बनना है, पावर का क्या बनना है। तो आपको सभी के भी फॉर्मूले पते होने चाहिए, तब जाकर के आप यहां पर सही ऑप्शन टिक कर पाएंगे। अगर टॉर्क देखा जाए तो टॉर्क होता है टाउ, जो कि होता है बेटा आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ। क्योंकि हमें यूनिट से मतलब है तो हमें क्रॉस प्रोडक्ट करने की जरूरत नहीं है। यहां पर हमें आर अगर देखा जाए तो आर का यूनिट होता है बेटा मीटर, और इसका होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमें मिलेगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक मतलब तो समझ में आ चुका है। अच्छा ठीक है, ये एसआई सिस्टम में है तो न्यूटन, तो सीधे मिल जाएगा आपको बेटा न्यूटन मीटर। तो टॉर्क का यूनिट आपको मिला बच्चे न्यूटन मीटर। इसका मतलब ए का सही ऑप्शन होगा 3। तो मैं ए के सामने 3 लिख देता हूं, आप पकड़ पाओगे। स्ट्रेस, तो देखो स्ट्रेस क्या होता है प्यारे बच्चे, तो स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है बेटा, और ये होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बोलो हाँ या ना बेटा। और ऑप्शन नंबर बी जो है वो है नंबर 4, तो मिला आपको नंबर 4, करेक्ट है। चलिए ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शंस मिला लेते हैं। ए का तीसरा सही है, बी का दूसरा ये तो गलत हो गया बेटा, करेक्ट है। ए का थर्ड, टॉर्क का थर्ड, ठीक है। बी का चौथा, देखो ये दोनों मैच कर चुका है। अब आइए थोड़ा सा देखते हैं इस वाले ऑप्शन को। ए का चौथा गलत हो गया बेटे, और ए का दूसरा ये भी गलत हो चुका है। मुझे लगता है ऑप्शन नंबर बी ही आपका करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें तीसरा और चौथा मैच कर रहा है। समझ में आई मेरी बात। अब थोड़ा सा नेक्स्ट देखते हैं बेटा आगे। वैसे इजी क्वेश्चन था ये, इसकी कैटेगरी इजी थी। आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाँ, ये क्वेश्चन है आपके पास। क्या कह रहे हैं
इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ सर्टेन रीजन इज गिवन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इक्वल टू a अपॉन एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस b अपॉन वाई क्यूब जे कैप। द एसआई यूनिट ऑफ a एंड b, a और b का एसआई यूनिट आपसे पूछ रहा है। देखो बेटा, अगर आप ध्यान दोगे तो हमने आपको बताया था कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को यदि मैं a अपॉन एक्स स्क्वायर के इक्वल लिख करके a का यहां पर यूनिट निकाल लूं तो मुझे लगता है कि चीजें काफी हद तक रिजॉल्व हो जाएंगी। तो a इक्वल टू मिलेगा बेटा e इंटू एक्स स्क्वायर। अगर आप e के बारे में बात करो, e क्या होता है, तो e है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बेटा फोर्स अपॉन चार्ज, यस और नो, फोर्स अपॉन चार्ज। तो F अपॉन क्यू होता है बेटा ये, और ये मिला आपको एक्स स्क्वायर। तो A क्या अगर यूनिट देखोगे तो बेटा ये आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। बोलो सत्य वचन की नहीं। अब आ जाओ थोड़ा सा एक बार चेक कर लेते हैं क्या क्या है यहां पर। न्यूटन मीटर, ये तो ऑप्शन गलत हो चुका है। इधर आ जाओ, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। देखो ये ऑप्शन हो सकता है अपने पास, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, और आपका न्यूटन मीटर क्यूब कूलम ये भी नहीं हो सकता। बोलो हाँ या ना बच्चे। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम आपका करेक्ट आंसर होगा। मुझे लगता है कि आप समझ पा रहे हो। क्या करना होगा बेटा, E इक्वल टू ए अपॉन एक्स स्क्वायर अपन करेंगे इधर, और अगर मुझे A चाहिए होगा तो मैं एक्स स्क्वायर को इधर की तरफ ट्रांसफर किया, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला रखा F अपॉन क्यू इंटू एक्स स्क्वायर। F का होता है बेटा न्यूटन, एक्स का स्क्वायर मतलब लेंथ का स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर, और चार्ज का मतलब होता है कूलम। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से आप B के लिए भी रिपीट कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास एक अच्छा सा क्वेश्चन है बच्चे। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है ये समझ लो पहले। कह रहा है वेलोसिटी v एंड एक्सेलरेशन a in two systems of units 1 and 2 are related as v2 equal to n upon m square v1 and a2 equal to a1 upon mm respectively. Here m and n are constant. The relations for distance and time in two systems respectively are. ठीक है बेटा, देखो यहां पर कुछ रिलेशन वेलोसिटी का दे रखा है, एक रिलेशन एक्सेलरेशन का दे रखा है आपको, और n जो है कांस्टेंट है, m आपका कांस्टेंट है। तो कह रहा है कि डिस्टेंस एंड टाइम के साथ रिलेशन आपको स्टेब्लिश करना है। किसका चेक करना है कि अगर वेलोसिटी का एक्सेलरेशन का रिलेशन ये दिया है तो लेंथ और टाइम का रिलेशन कैसा बनेगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखो बेटा सॉल्व कैसे करना है। एक इक्वेशन आपके पास दिया है v2 इक्वल टू n अपॉन m स्क्वायर v1, ठीक है, और एक एक्सेलरेशन का आपके पास दिया है a2 इक्वल टू a1 अपॉन m इंटू n। बोल हाँ ना। अगर मैं ये मान लू बेटा कि v2 वेलोसिटी के करस्पॉन्डिंग जो लेंथ है वो L2 है और जो टाइम है वो T2 है। मैं क्या कह रहा हूं बेटा, v2 के करस्पॉन्डिंग लेंथ आपका L2 और टाइम आपका T2 है, और A2 के करस्पॉन्डिंग सेम चीजें हम यहां पर भी करेंगे L2 T2। लेकिन अगर V1 है यहां पर तो इसके करस्पॉन्डिंग लेंथ को हम T1 लेंगे और करस्पॉन्डिंग लेंथ को टाइम को लेंथ को L1 और टाइम को T1 लेंगे। बोलो सत्य वचन। चलो बच्चे तो सॉल्व करते हैं। अगर मैं V2 लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, तो V2 को मैं लिख सकता हूं बेटा L2 अपॉन T2। बोलो हाँ या ना, बिल्कुल सही। इक्वल टू यहां मैं लिखूंगा बेटा n अपॉन m स्क्वायर, और V1 को मैं लिखूंगा बेटा L1 अपॉन T1। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। और मैंने इसको बनाया इक्वेशन नंबर 1। पक्की बात। अब अगर आप A2 को ऑब्जर्व करो तो A2 के लिए मैं लिख सकता हूं L2 अपॉन T2 स्क्वायर इक्वल टू A1। तो A1 आपको मिलेगा बच्चों, एक काम करते हैं 1 अपॉन mn कर लेते हैं, और A1 के लिए मैं लिखता हूं L1 अपॉन T1 स्क्वायर, और ये मिल चुका है आपको इक्वेशन नंबर 2। अब आप देख पा रहे हो कि यहां पर L2 है, यहां पर L2 है। अगर इन दोनों फंक्शन को मैं डिवाइड करूं तो मुझे T मिल जाएगा, क्योंकि यहां पर T2 है और यहां पर T2 स्क्वायर है। ओके, तो एक काम करते हैं इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं। तो आपको मिलेगा बेटा L2 अपॉन T2 डिवाइडेड ओवर L2 अपॉन T2 स्क्वायर। इक्वल करते हैं बच्चे। अब देखो कैसे डिवाइड होगा ये, n अपॉन m स्क्वायर L1 अपॉन T1
डिवाइडेड ओवर 1 अपॉन mn L1 अपॉन T1 स्क्वायर। अब अगर इसको और थोड़ा सा रिजॉल्व करते हैं आगे तो देखो क्या मिलता है बच्चे, L2 अपॉन T2 इंटू T2 स्क्वायर ऊपर की तरफ जाएगा बेटा और आपका L2 नीचे की तरफ। अगर ये L2 से L2 कट चुका है, ये T2 से एक T2 जाएगा और आगे इसको क्या मिलेगा, देखो ये वाला फंक्शन। अब मैं ये वाला फंक्शन बना रहा हूं, इधर वाला मुझे T2 मिल चुका है, मुझे इधर वाला फंक्शन बनाना है। तो देखो n अपॉन m स्क्वायर इंटू L1 ओवर T1 इंटू, अब ये नीचे वाला पोर्शन ऊपर की तरफ जंप करेगा बेटा, मिलेगा mn T1 स्क्वायर अपॉन L1। अब देखो बच्चे, मुझे लगता है कि एक L1 से इधर L1 चला जाएगा और एक m से इधर m चला जाएगा, ठीक है। अब देखो फाइनल मेरा सॉल्यूशन क्या आता है, तो ऊपर से इधर से मुझे मिल रहा है बेटा T2 इक्वल टू, इधर मुझे मिल रहा है आपका T1 स्क्वायर, चलो ठीक है, एक T1 से ये T1 भी जाएगा, ठीक। तो T1 मिल चुका है इधर, साथ में मिल रहा है n, साथ में मिल रहा है n, ठीक है। और नीचे की तरफ क्या मिल रहा है बेटा, एक m। तो ये एक रिलेशन आया है टाइम, सेकंड वाला टाइम और फर्स्ट वाले टाइम के साथ। तो एक काम करते हैं, देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन की तरफ हम भाग रहे हैं। तो आपको मिल रहा है बेटा, यहां देखो एक n यहां पर है और एक n यहां पर है, तो ये n स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल सही, अभी ठीक है। तो देखो T2 इक्वल टू T1 इंटू n स्क्वायर अपॉन m है। तो देखो यहां पर T2 का रिलेशन क्या है, T2 इक्वल टू T1 n स्क्वायर अपॉन, पहला ही वाला हमको मिल रहा है बच्चे, पहला वाला आपका करेक्ट हो सकता है। आगे देखते हैं T2, तो ये तो नहीं हो सकता, देखो n स्क्वायर T2 एक साथ है, तो ये पॉसिबल नहीं है, एक साथ नहीं आ सकता। n स्क्वायर इधर डिवीजन में आ सकता है बच्चे, ठीक है। फिर T2 इक्वल टू और T1 इक्वल टू n पे पावर 4 m स्क्वायर, एकदम पॉसिबल नहीं है बेटा। कह रहा है T2 और T1 दोनों की वैल्यू ये आएगा, ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमने देखा कि T2 की वैल्यू T1 के साथ n स्क्वायर अपॉन m टाइम हो रहा है। चलो ठीक है, अब आते हैं देखते हैं दूसरा, T2 इक्वल टू T1 n पे पावर 4 m स्क्वायर। अब देखो n पे पावर 4 m स्क्वायर करने के लिए मुझे इधर की तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा, तो जैसे ही मैं स्क्वायर करूंगा तो T2 इक्वल टू आपको मिलेगा T1 स्क्वायर n पे पावर 4 अपॉन m स्क्वायर। तो लेकिन T1 का स्क्वायर यहां दिया नहीं है बच्चे, तो ये भी गलत होगा। तो तीनों ऑप्शंस गलत हो रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो रहा है। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा है मैंने कैसे सॉल्व किया है प्यारे बच्चे, ठीक। एक बार और आगे की तरफ चढ़ाई करते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 5 को ऑब्जर्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है बेटा, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, दो स्टेटमेंट देके रखा हुआ, कह रहा है डायमेंशन ऑफ स्पेसिफिक हीट इज, स्पेसिफिक हीट का डायमेंशन कह रहा है स्टेटमेंट 1। तो एक काम करते हैं, पहले स्पेसिफिक हीट क्या होता है ये देख लो जरा सा। अगर आप देखोगे तो Q इक्वल टू होता है बच्चे MC डेल्टा T, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, है ना। Q आपका हीट एनर्जी है तो एनर्जी ही, M आपका मास है, C आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है और T आपका टेम्परेचर है। समझ में? अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है बेटा, किसी दिए गए ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस रेज करने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी हम सप्लाई करते हैं, तो उसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। चलो और ठीक है, काम करते हैं। Q आपका एनर्जी है और इसमें डायमेंशन के फॉर्म में दिया है, तो Q का लिखते हैं बच्चे ml स्क्वायर T पे पावर -2। क्यों? क्योंकि Q आपकी एनर्जी है और एनर्जी के बारे में मैंने पहले ही कह चुका हूं कि ml स्क्वायर T पे पावर -2 इसका डायमेंशन होता है एनर्जी का। देखो बच्चे यहां पर डिवाइड करेंगे किससे बेटा, मास से। मास का डायमेंशन होता है m और T का डायमेंशन हमें ऑप्शन में देखना पड़ेगा क्या ले रहा है, ये केल्विन ले रहा है तो हम K ले लेते हैं। और यहां मुझे मिला बेटा C, तो C हमें क्या मिल रहा है, ध्यान से देखो, एक m से m चला जाएगा, आपको मिलेगा बेटा L स्क्वायर m पे पावर 0 L स्क्वायर T पे पावर -2 K पे पावर -1। यह आ रहा है बेटा हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का डायमेंशन। देख लेते हैं, L स्क्वायर T पे पावर -2 K पे पावर -1,
बिल्कुल स्टेटमेंट 1 तो सही आ रहा है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का जो डायमेंशन आ रहा है वो एकदम करेक्ट आ रहा है बेटा। अब आगे देख रहा है, कह रहा है कि डायमेंशन ऑफ गैस कांस्टेंट इज दिस, गैस कांस्टेंट का डायमेंशन ये है बच्चे, ये कह रहा है ऐसा। तो आपने पढ़ा होगा गैस कांस्टेंट के लिए, तो पीवी इक्वल टू एनआरटी, एन आपका नंबर है कोई मतलब नहीं है, आर आपका गैस कांस्टेंट था और टी आपका टेम्परेचर था। एक काम करते हैं, टी को इधर भेजते हैं, प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर इन सभी का डायमेंशन रख करके चेक करते हैं आर कितना आ रहा है। ठीक, तो पहले अगर हम देखें, प्रेशर मतलब होता है बच्चे फोर्स अपॉन एरिया, और वॉल्यूम का मतलब होता है बच्चे एल क्यूब डिवाइडेड ओवर, नीचे की तरफ आ रहा है बेटा टेम्परेचर, टेम्परेचर अकेला है तो इसको लिखेंगे केल्विन का के, और इधर आपको मिल जाएगा आर। आगे की तरफ बढ़ते हैं, एफ मतलब होता है बच्चे डायमेंशन एफ का एम एल टी पे पावर -2, एल क्यूब है और एक एल इधर भी आ रहा है तो मुझे लगता है ये हो जाएगा एल पे पावर 4, नीचे आपका ए स्क्वायर है तो बेशक हमें नीचे ए स्क्वायर, ए है एरिया, एरिया का मतलब होगा बेटा एल स्क्वायर और के का हमने रखा के। अगर हम एल से एल स्क्वायर से एल पे पावर 4 कट करते हैं तो आई थिंक मुझे मिलेगा एम एल स्क्वायर टी पे पावर -2 के इनवर्स, एम एल स्क्वायर टी पे पावर -2, और यहां पर आ रहा है बेटा टी पे पावर -1। देखो यहां पर गलती पकड़ा रही है, तो स्टेटमेंट 2 क्या आ रहा है बेटा आपका गलत आ रहा है, स्टेटमेंट 1 आपका क्या आ रहा है सही आ रहा है। तो देखो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, गलत हो चुका है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट, ये भी गलत है बेटा, ये वाला तो करेक्ट है अपने पास। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। देखो स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 1 आपका सही है, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है, बिल्कुल सही है, और ये वाला गलत है क्योंकि बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 स्टेटमेंट आर करेक्ट, दोनों सही नहीं है। उम्मीद करते हैं कि ये वाला भी आपको प्रश्न समझ में आया होगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कह रहा है, थोड़ा सा ये देख लेते हैं। ठीक है, एक काम कर, ओके देखो पहले बच्चे अभी ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है इफ एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड देन एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर हैज द डायमेंशन। तो एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ई क्या है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, दोनों के डायमेंशन को रख करके इलेक्ट्रिक फील्ड के डायमेंशन को स्क्वायर करके चेक करना है इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। बिल्कुल बेटा, एक एक क्वेश्चन को आपको यहां पर सॉल्व करके बता रहा हूं, इट विल टेक टाइम, तो आराम से पेशेंस के साथ हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते रहो और बिल्कुल ये आपको हेल्प भी करेगा। एप्सिलॉन नॉट आपका कहां आता है, तो मुझे लगता है दो फोर्सेस, दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है बच्चे, वहां पर आता है एफ की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। हमें एप्सिलॉन नॉट चाहिए तो हमने एप्सिलॉन नॉट को इधर छोड़ा और मुझे मिला यहां पर बेटा Q1 Q2 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी एप्सिलॉन नॉट तो नहीं रहेगा, अब 4 पाई एफ आ चुका है इधर की तरफ बेटा और इधर आएगा आर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट Q1 है बेटा चार्ज, फिर Q1 है चार्ज, तो यहां मिला आपको कूलम स्क्वायर। एफ है आपका केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और आर आपका मीटर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन क्या बनेगा बेटा कूलम, कूलम मतलब चार्ज, चार्ज मतलब क्यू, आई इक्वल टू क्यू आई टी ना, देखो यहां पे करंट आई इक्वल टू क्यू बाई टी बच्चे, तो क्यू इक्वल टू क्या मिल गया आपको आई टी मिल चुका है, और क्यू का डायमेंशन क्या मिल जाएगा, करंट का होता है ए, टाइम का होता है टी, तो Q इक्वल टू मिल गया आपको 80, बट यहां पर कूलम का स्क्वायर है तो मुझे लगता है यहां पर ए स्क्वायर और टी स्क्वायर आ जाएगा। बोलो हाँ या ना बच्चे। आगे की तरफ बढ़ते हैं, केजी का होगा बच्चे हमारे पास m, और ये मीटर स्क्वायर मिलकर के होगा मीटर पे पावर 3 मतलब L पे पावर 3, और सेकेंड स्क्वायर का मतलब सेकेंड पे पावर -2। उम्मीद है कि आप पकड़ पा रहे हो। तो एप्सिलॉन नॉट का अगर मुझे डायमेंशन लिखना हो तो इस पूरे के पूरे फंक्शन को ऊपर की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। तो m पे पावर -1 होगा प्यारे बच्चे, L पे पावर 3 है ऊपर की तरफ जाएगा, L पे पावर -3 होगा। देखो t पे पावर -2 है, ये ऊपर की तरफ जाएगा तो t पे पावर +2 है, और ऑलरेडी यहां पर t पे पावर 2 है तो हमें मिलेगा t पे पावर 4, और यहां पर है आपके पास a स्क्वायर। तो यहां पर हमें मिल चुका है डायमेंशन किसका बेटा, परमिटिविटी का। लेकिन हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के डायमेंशन के साथ भी ऑब्जर्व करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू क्या होता है प्यारे बच्चे, F अपॉन Q नॉट।
एफ अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का निकालने के लिए हमें फोर्स का डायमेंशन रखना पड़ेगा और इतने डायमेंशंस तो आपको याद करने पड़ेंगे। फोर्स का डायमेंशन होता है बेटा एम एल टी रेज़ टू द पावर -2। क्यू का अभी अभी हमने देखा क्या होता है बच्चे, एटी होता है। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो एटी को ऊपर लेकर के जाओगे तो आपको मिलेगा बेटे एम एल टी पे पावर -3 और ए पे पावर -1। यह आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर चाहिए आपको, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर कर लो तो आपको मिल जाएगा बेटा एम पे पावर 2, एल पे पावर 2, टी पे पावर -6, ए पे पावर -2। बोलो सत्य वचन की नहीं। तो हमने एप्सिलॉन निकाल लिया, हमने ई स्क्वायर निकाल लिया, हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखना है। और मल्टीप्लाई में आप जानते हो अगर बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाते हैं। तो बेसिकली मुझे इन दोनों का मल्टीप्लाई करना मतलब एम के पावर्स को ऐड करना है। क्लियर है? तो आओ एम के पावर्स को ऐड करते हैं और देखते हैं क्या मिलता है। तो एप्सिलॉन ई स्क्वायर को हमने निकाला, एम पे पावर 2, एम पे पावर -1, तो मुझे मिलेगा एम पे पावर 1। एल स्क्वायर एल पे पावर -3 मतलब मिलेगा आपको एल पे पावर -1। टी पे पावर -6, टी पे पावर 4 मतलब मिलेगा आपको टी पे पावर -2। ए पे पावर 2, ए पे पावर -2 मिलेगा आपको ए पे पावर 0। आइए चलिए देखते हैं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारे पास सही मिल रहा है। तो देखो यहां पर m पे पावर 0, मेरे में m पे पावर 1 आ रहा है, गलत हो चुका है। हाँ, यहां पर m पे पावर 1 आ रहा है, l पे पावर -1 आ रहा है, t पे पावर -2 आ रहा है और a पे पावर 0। बिल्कुल बेटा ये वाला ऑप्शन करेक्ट है आपका। आप चाहो तो आगे के ऑप्शंस को वेरीफाई कर सकते हो, बट दिस ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि मैंने कैसे डायमेंशंस निकाला है। बिल्कुल बेटा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, समझ लो मेरी बात को। एनर्जी, देखो मैं कुछ डायमेंशंस के नाम बता रहा हूं, याद कर लो, उसको मेमोराइज कर लो। स्पीड, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, एनर्जी, डेंसिटी, प्रेशर, परमिटिविटी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी, ये सब जो डायमेंशंस है ना बेटा, रट लो इसको। क्योंकि जब आप नीट के एग्जाम में बैठोगे, जेईई के एग्जाम में बैठोगे, तो अगर आप ये सब ऐसे प्रूविंग में जाओगे ना, इट विल टेक सो मच टाइम। सो यू नीड टू मिनिमाइज योर टाइम बाय स्किपिंग दीज स्टेप्स। यू जस्ट हैव टू रिमेंबर द बेसिक फंडामेंटल्स। ओके, चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा बेटा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कह रहा है ये देख लेते हैं। देखो लंबा वीडियो होगा बेटा, 45 क्वेश्चंस है और सबको एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ना है तो टाइम लगेगा। अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, द डायमेंशन डिटरमाइन विच वन इज करेक्ट। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ क्या कह रहा है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से डायमेंशन को चेक कर रहा है कि कौन सा सही है। जहां पर टी कह रहा है बेटा आपका टाइम है और जी आपका क्या कह रहा है बच्चे, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और एम आपका मास है, आर आपका रेडियस ऑफ द ऑर्बिट है। देखो प्यारे बच्चे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि लेफ्ट साइड का डायमेंशन राइट साइड के डायमेंशन के बराबर आना चाहिए। हम क्या करेंगे, हम एक एक का डायमेंशन रख करके चेक करेंगे कि सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। मेरी बात समझ लो। जैसे अगर मैं इस लेफ्ट साइड का डायमेंशन सब्स्टिट्यूट करूं और फिर मैं राइट साइड का डायमेंशन सब्स्टिट्यूट करूं और मैं चेक कर लूं क्या ये दोनों डायमेंशन सेम आ रहा है कि नहीं। मेरी बात समझ रहे हो? अगर ऐसा है तो फिर मेरा वही ऑप्शन करेक्ट होगा जहां पर डायमेंशन सेम आएंगे। तो एक काम करते हैं, चेक करते हैं। चलो टाइम है, टाइम का डायमेंशन क्या होता है बच्चे, देखो मैं लिख रहा हूं एक एक करके सबका डायमेंशन। टाइम का डायमेंशन टी हो जाएगा, आर का डायमेंशन क्या हो जाएगा बेटा एल, क्योंकि आर आपका लेंथ है। देखो जी यहां पर आ रहा है, मैंने अभी कहा था यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन क्या कर लो, याद कर लो। क्या होगा बेटा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, देखो F इक्वल टू होता है बच्चे जी m1 m2 ओवर आर स्क्वायर। अगर मुझे जी चाहिए तो F के साथ मल्टीप्लाई होगा आर स्क्वायर का और यहां पर m1 m2, तो m1 m2। अगर मैं कहूं कि मुझे जी निकालना है तो जी के लिए मुझे F रखना पड़ेगा, तो ये होगा mlt पे पावर -2 और यहां पर मिलेगा आपको एल स्क्वायर डिवाइडेड ओवर के जी स्क्वायर मतलब एम स्क्वायर। डायमेंशन लिखना होगा तो देखो एम स्क्वायर उचक के ऊपर जाएगा तो ये मिलेगा एम पे पावर -1 और एल पे पावर 3, टी पे पावर -2। ये आपको बेटा मिल जाएगा किसका, जी का डायमेंशन। तो यहां पर अपने पास जी का डायमेंशन आया है कितना, एम पे पावर -1, एल पे पावर 3, टी पे पावर -2।
जी निकाल चुके हैं, और क्या है बेटा यहां पर एम है, तो आपको पता है एम मतलब मास मतलब केजी स्क्वायर मतलब एम। क्लियर है? अब एक एक करके सबका डायमेंशन रख करके चेक करते हैं बेटा। टी स्क्वायर, तो लेफ्ट पहला वाला ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन टी स्क्वायर, टी स्क्वायर मतलब कैपिटल टी का स्क्वायर। मैं डायरेक्ट डायमेंशन रख रहा हूं, ठीक। आर, आर का डायमेंशन बच्चे मैंने रखा एल डिवाइडेड ओवर जी, जी का डायमेंशन बच्चे मैंने रखा एम पे पावर -1, एल पे पावर 3, टी पे पावर -2, और एम स्क्वायर का मतलब हो गया बेटा यहां पर आ गया एम स्क्वायर। तो यहां मिल गया आपको एल डिवाइडेड ओवर एम पे पावर -1, एम पे पावर 2, मुझे मिल सकता है एम पे पावर 1 मिलेगा इधर, और एल पे पावर 3, टी पे पावर -2। सभी को ऊपर की तरफ लेकर के जाएंगे, मिलेगा एम पे पावर -1। देखो वैसे ही गलत हो चुका है, क्यों गलत हो चुका है? टी आपका टाइम है बेटा, टी अगर आपका टाइम है तो सोचो इसमें तो केवल टी आएगा ना, एम तो आना नहीं चाहिए, एल तो आना नहीं चाहिए। हमारे इस इक्वेशन में एम और एल एग्जिस्ट कर रहा है, तो मुझे लगता है कि ये गड़बड़ है। आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर टी क्यूब। ऑप्शन नंबर बी को ऑब्जर्व करो बेटा, टी स्क्वायर, तो फिर से इसका डायमेंशन क्या आएगा? टी स्क्वायर। 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर डायमेंशनलेस, आर क्यूब, आर क्यूब मतलब होता है बेटा एल क्यूब, ठीक। हाँ, तो टी स्क्वायर एल क्यूब, क्या ये दोनों आपस में इक्वल है? नहीं। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग डायमेंशन इनकरेक्ट आ चुका है। तीसरा देखते हैं ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है बेटा आपको टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर, आर क्यूब मतलब हो गया बच्चे एल क्यूब डिवाइडेड ओवर जी। जी कितना है बच्चे आपके पास? जी हो गया आपके पास एम पे पावर -1, एल पे पावर 3, टी पे पावर -2, और एम का मतलब बेटा, एम का मतलब एम। अब आप देखो एम पे पावर -1, एम पे पावर +1, 0 हो चुका है। एल पे पावर 3, एल पे पावर 3, एल पे पावर 3 भी 0 हो चुका है। हाँ बिल्कुल, टी पे पावर -2 ऊपर गया बेटा उचक करके, तो टी स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी आपको मिल रहा है, जो कि डायमेंशनली करेक्ट है बेटा। लेफ्ट साइड का डायमेंशन राइट साइड के डायमेंशन के इक्वल आ रहा है, ये आपका डायमेंशनली करेक्ट है। अभी देखो अगर आप इसमें और इसमें ऑब्जर्व करो, इन दोनों इक्वेशंस को ऑब्जर्व करो, तो देखो सब कुछ सेम है, बस यहां पर आर पे पावर 3 है, यहां पर आर स्क्वायर है, तो ये डायमेंशनली करेक्ट नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर सी आपका डायमेंशनली करेक्ट होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहे हैं? आइए देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है कि सर इफ मास इज रिटेन एज c पे पावर p, g पे पावर -1/2, h पे पावर 1/2। देखो बेटा क्या कह रहा है? कह रहा है मास m जो है, मैं डायरेक्ट डायमेंशन लिख रहा हूं सबका, मास m इक्वल टू k आपका कांस्टेंट है बेटा, c आपका स्पीड ऑफ लाइट कह रहा है क्या? कांस्टेंट हैव देयर यूजुअल मीनिंग। k एक क्या है बेटा? डायमेंशनलेस कांस्टेंट है k, ठीक है। तो c पे पावर p, c मतलब l, t पे पावर -1 पे पावर p आ चुका है। g पे पावर -1/2, देखो अभी कुछ देर पहले हमने g का निकाला था, अभी हमने कुछ देर पहले g का निकाला था ना, क्या? m पे पावर -1, l पे पावर 3, और t पे कितना आया था? t स्क्वायर। तो F इक्वल टू जी m1 m2 ओवर आर स्क्वायर, तो G इक्वल टू एम एल टी पे पावर -2 एल क्यूब अपॉन के जी स्क्वायर मतलब m स्क्वायर, m पे पावर -1 t पे पावर -2। समझ लो बेटा? चलो अभी क्या कह रहा है इसको ध्यान से समझेंगे। मिट जाओ भाई, क्या ही कर रहे हो। ओके, तो m पे पावर -1, l पे पावर 3, t पे पावर -2 आ गया। उस पे पावर कितना है बेटा? -½ -1/2, ठीक है। और h आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है, ध्यान रहे प्लैंक्स कांस्टेंट। तो प्लैंक कांस्टेंट क्या होता है बेटा? E इक्वल टू एच न्यू। E आपका एनर्जी का डायमेंशन होता है ml² t पे पावर -2, और न्यू आपका फ्रीक्वेंसी मतलब टाइम इनवर्स t इनवर्स, और ये मिला h। आपको h मिलेगा बेटा m l² t पे पावर -1, m l² t पे पावर -1, क्योंकि ये देखो t पे पावर -1 है, ऊपर जाकर t पे पावर +1 हो जाएगा, -2 में से +1 गया, -1 बचा, ml² t पे पावर -1।
तो आपके पास मिल रहा है एच। एच क्या है बेटा, देखो यहां पर लिख रहा हूं, जगह थोड़ा सा कम पड़ रहा है, तो लिखते हैं एम एल स्क्वायर टी पे पावर 1/2। सॉरी, ये होल पावर 1/2 है ना, हाँ, तो ये ब्रैकेट में बंद करके 1/2 लगा दो आप। अब क्या करते हैं बेटा, अगर मुझे कह रहा है P की वैल्यू बताओ, तो P की वैल्यू बताने के लिए मुझे ये वाला ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा और L पे आ जाएगा P, L पे आएगा P। अब देखो कहीं पे और L है, तो बिल्कुल L यहां पर है और यहां पर 3 है, 3 का -1/2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -3/2 हो गया। अब आ जाओ L, यहां पर भी L स्क्वायर का 1/2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो +1 आ जा रहा है यहां पर। तो देखो मैंने क्या किया, सारे ब्रैकेट्स को ओपन किया बेटे, तो L का पावर P यहां मिला, यहां पर L पे पावर 3 था, मल्टीप्लाई हुआ -3/2 हो चुका है, और यहां पर L पे पावर 1 बच रहा है, तो L हो चुका है, L का गेम हो चुका है। अच्छा M देख लो जरा सा, M पे पावर -1 और M पे पावर -1/2, तो मुझे लगता है यहां पर मिलेगा सबसे पहले आपको M पे पावर +1/2, तो 1/2 यहां से मिल चुका है बच्चे, और यहां पर भी M है और ये भी 1/2 है, तो यहां पर भी आएगा M पे पावर 1/2। उम्मीद कर रहे समझ पा रहे हो आप। अब आ जाते हैं T पे पावर -P हो चुका है प्यारे बच्चे, और यहां पर अगर आप T देखोगे तो T पे पावर -2/2 1, तो यहां पर गया +1, और यहां पर T पे पावर क्या आ गया बेटा, हाफ, सॉरी, तो +1/2। अब एक काम करते हैं बेटा, इनके पावर्स को यहां के पावर से कंपेयर करते हैं, तो M पे पावर 1, L पे पावर 0, T पे पावर 0। तो देखो यहां पर M पे पावर 1 आ रहा है और यहां पर भी हमारे पास क्या आ रहा है, M पे पावर 1, ये तो सही है, लेकिन मुझसे कह रहा है P की वैल्यू बताओ, तो P कहां कहां आ रहा है ये देख लो। एक तो P यहां आ रहा है, P -3/2 +1 L वाला, और इसमें L का पावर कितना है, 0 है, ये होगा 0 के इक्वल। इस पूरे फंक्शन को इधर लेकर के जाओ तो आपको मिलेगा 3/2 -1, तो P आपको मिल जाएगा बेटा, एलसीएम आएगा 2 आपका, और ये हो गया 3 - 2 मतलब 1/2। P की वैल्यू आएगी बच्चे 1/2, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, P की वैल्यू आ रही है 1/2। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या कह रहा है बच्चे, ये देख लो। अभी ये भी दो स्टेटमेंट्स वाले हैं। प्लैंक कांस्टेंट एंड एंगुलर मोमेंटम हैव सेम डायमेंशन। प्लैंक कांस्टेंट H, प्लैंक कांस्टेंट बेटा H, H इक्वल टू E/μ, मतलब आ गया था क्या बेटा, mL² T पे पावर -2 अपॉन T पे पावर -1। तो प्लैंक कांस्टेंट आ गया बच्चे आपके पास mL² T पे पावर -1। प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन यह आ चुका है। एंगुलर मोमेंटम, ठीक है बेटा, देखो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, L इक्वल टू R क्रॉस P। वेक्टर फॉर्म में अगर देखा जाए तो ये होता है एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला, लेकिन हमें वेक्टर फॉर्म से मतलब नहीं है, हमें एंगुलर मोमेंटम L चाहिए। L होगा बेटा R, अब P होता है लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम मतलब मास इनटू वेलोसिटी, सबका डायमेंशन लिखेंगे, एंगुलर मोमेंटम L। एक काम करते हैं, एंगुलर मोमेंटम कर लेते हैं M, ठीक है। R मतलब मिल गया आपको बेटा L, M मतलब आपको मिल चुका है M, और ये होता है LT पे पावर -1, LT पे पावर -1। अब इन सभी को मिलाइए तो आपको मिलेगा mL² T पे पावर -1। तो आप देखो बेटा, एंगुलर मोमेंटम L और प्लैंक्स कांस्टेंट H, दोनों का डायमेंशन क्या आ गया, सेम आ चुका है। तो स्टेटमेंट 1 क्या है बेटा, करेक्ट है। अब आ जाते हैं, कह रहे लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम मतलब P मतलब मास इंटू वेलोसिटी, मतलब mL T पे पावर -1, ओके। और मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब बेटा मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो फोर्स का होता है प्यारे बच्चे mL T पे पावर -2, और R का होता है क्या आपका L। तो मुझे लगता है ये मिलेगा mL² T पे पावर -2। आप देख पा रहे हो बेटा, लीनियर मोमेंटम और मोमेंट ऑफ फोर्स
दोनों का डायमेंशन मैच नहीं कर रहा है। तो स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 हैव सेम डायमेंशन गलत है। तो क्या देखते हैं, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, उम्मीद है समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बेटा, ठीक है। कह रहा है बेटा डायमेंशन ऑफ 1 अपॉन न्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट शुड बी इक्वल टू। देखो एक चीज याद रखना बेटा, ये एक फॉर्मूला है, 1 अपॉन न्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू होता है बेटा आपका सी स्क्वायर। सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट, और हमें 1 अपॉन न्यू नॉट का पूछ रहा है, जो कि इक्वल होना चाहिए किसके, स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर के। और स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, एल टी पे पावर -1 डायमेंशन फॉर्मूला स्क्वायर। क्या मिल जाएगा बेटा आपको, एल स्क्वायर टी पे पावर -2, ये आ रहा है 1 अपॉन न्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। अब देखो एल स्क्वायर टी पे पावर -2, अच्छा अपॉन में दिया है, तो एल स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। देखो ये कहां पर है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 10 हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं 11 की तरफ बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, आर रेजिस्टेंस, एक्सएल हमें पता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, एक्सी कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अब चाहे वो आर हो, चाहे वो एक्सएल हो, चाहे वो एक्सी हो, याद रखना सबका यूनिट क्या होता है बेटा, ओम होता है। सबका यूनिट क्या होता है, ओम होता है, ठीक है। रिप्रेजेंट रेजिस्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्शन। बेटा देखो आर आपका क्या है बेटा, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है, यूनिट क्या होता है बेटा, ओम। एक्सएल आपका क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस। और एक्सएल इक्वल टू कितना होता है बेटा, ओमेगा एल होता है, आगे पढ़ाऊंगा आप लोगों को। और इसका भी यूनिट क्या होता है बेटा, ओम होता है। और एक्सी इक्वल टू क्या होता है बेटा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और इसकी वैल्यू क्या होती है, एक्सी इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी, क्लियर। और इसका भी यूनिट क्या होता है बेटा, ओम ही होता है, क्लियर है। तीनों का यूनिट ओम है। तो आगे क्या पूछ रहा है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशनलेस। अच्छा इसमें से डायमेंशनलेस क्या है, डायमेंशनलेस मतलब यूनिट खत्म हो जाना चाहिए। यहां पर देखो ये आ जाएगा ओम क्यू, क्लियर। यहां पर कितना आ रहा है, ओम अपॉन अंडर रूट ओम स्क्वायर, बाहर निकल के आएगा ओम अपॉन ओम, कट गया 1, डायमेंशनलेस बन रहा है। ऑप्शन नंबर बी हो सकता है। आगे इसको भी चेक कर लीजिए बेटा, ये आएगा ओम और ये होगा अपॉन ओम स्क्वायर, डायमेंशनलेस नहीं हुआ क्योंकि एक ओम बच जाएगा। यहां पर देखो ओम, एक ओम ये है और ये ओम और ओम कटेगा, क्या मिल जाएगा बेटा, ओम। यानी कि सबके पास कुछ ना कुछ यूनिट बच रहा है, ऑप्शन बी के पास कुछ नहीं बच रहा है, यही सही होगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। कह रहा है इफ मोमेंटम p, एरिया a, टाइम t आर टेकन एज द फंडामेंटल क्वांटिटी, द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। देखो बेटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का आपको डायमेंशन फॉर्मूला चाहिए, किसके टर्म में, p के टर्म में, a के टर्म में, t के टर्म में, ठीक है। तो कोएफिशिएंट ऑफ डायमेंशन में कुछ देर पहले हम लोग बताए थे, नीटा होता है। और ये है किसके ऊपर बेटा, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, p पे पावर मान लेते हैं a, एरिया a पे पावर मान लेते हैं b, और टाइम t पे पावर मान लेते हैं c। अगर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी अगर आपको याद हो तो मैंने लिखा था नीटा F इक्वल टू नीटा a dv बाई dx। F हो गया बेटा आपका m l t पे पावर -2, dx हो गया बेटा आपका l अपॉन ये हो गया आपका l t पे पावर -1, और a भी आपका नीचे आ रहा है, मतलब होगा बेटा l स्क्वायर, क्लियर है। अब इन सभी को सॉल्व करेंगे, आपको नीटा मिल जाएगा। तो नीटा इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, देखो बेटा l पे पावर ये स्क्वायर हो चुका है, और यहां पर नीचे मिल रहा है l पे पावर 3, और ये ऊपर अगर जाएगा तो l पे पावर, तो देखो m तो वैसा ही रहेगा बेटा, यहां पर l पे पावर 1 और 1 2 हो गया, यहां पर l पे पावर 3 ऊपर गया तो l पे पावर -1, l पे पावर -1। अभी देखो t पे पावर -2 और यहां पर t पे पावर -1, ये ऊंचा करके ऊपर जाएगा तो t पे पावर कितना मिलेगा बेटा आपको, -1 मिलेगा, ठीक। तो ये आपके पास आ रहा है बच्चे क्या, आपका वेलोसिटी हो गया, ठीक है। ये आपका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मतलब m l पे पावर -1, t पे पावर -1 प्रोपोर्शनल टू p, मतलब कह रहा है मोमेंटम। मोमेंटम का मतलब क्या होता है बेटा,
मास इंटू वेलोसिटी, मास का केजी, वेलोसिटी का एलटी पे पावर -1, ठीक है। तो एम एल टी पे पावर -1 पे पावर ए आ चुका है। एक काम करते हैं, थोड़ा सा यहां पर लाइन ड्रॉप करते हैं। एरिया ए मतलब बेटा एल स्क्वायर, और इस पे कितना आ रहा है बी, और टाइम मतलब टी मतलब सी, यहां पर आ रहा है टाइम ही है ना, एरिया इन टाइम, वेरी गुड। तो आपको मिला बेटा एम एल पे पावर -1 टी पे पावर -1, और ये इक्वल किसके हो रहा है बेटा, एम पे पावर ए, और यहां पर कहीं एम है नहीं है, एल पे पावर ए, एल पे पावर प्लस 2b, देखो एल पे पावर है, एल पे पावर 2b, और टी है ही नहीं इधर, तो और कहीं एल है नहीं बेटा, टी मिला, टी पे पावर -a और टी पे पावर c, तो -a प्लस c। क्या मेरी बात समझ आ रही है? अब कंपेयर कर लेते हैं पावर्स को। तो a की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास 1, l कितना आ रहा है बेटा a प्लस 2b, और a प्लस 2b किसके इक्वल हो रहा है बेटा -1 के। अगर मैं a की वैल्यू इसमें रखूं तो मुझे लगता है b मिल जाएगा, तो 1 प्लस 2b इक्वल टू -1, 2b इक्वल टू -2, b इक्वल टू आ गया बेटा -1। तो a आ गया 1, b आ गया -1, a आ गया 1, b आ गया -1, ठीक है। अब आ जाते हैं c निकाल लेते हैं t, तो -a प्लस c इक्वल टू किसके बेटा -1 के। a की वैल्यू हमने निकाला है 1, लेकिन माइनस इसमें था 1, और ये c, और ये आ गया बेटा -1, तो c आपका क्या हो गया बेटा, आपका यहां 0 हो गया है। तो आपको मिल रहा है फॉर्मूला, क्या मिल रहा है देखो, नीटा प्रोपोर्शनल टू p पे पावर a, यानी कि p पे पावर 1, a पे पावर b मतलब a पे पावर -1, और t पे पावर c यानी कि t पे पावर 0। आप देख लो 1 -1 0, 1 -1 0, ऑप्शन नंबर 1 ही मैच कर गया बेटा, ऑप्शन नंबर 1 मैच कर गया, 1 -1 0 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे की तरफ बढ़ते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर आते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 आपसे क्या कह रहा है, इन वॉन्डरवॉल्स इक्वेशन p प्लस a अपॉन v स्क्वायर एक ब्रैकेट में है और v माइनस बी इक्वल टू RT। बच्चे एक बात मैं आपको बता दूं, डायमेंशन का गेम है कि सेम क्वांटिटी को सेम क्वांटिटी में ही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि अगर ये p प्लस के साथ इससे कनेक्टेड है तो मतलब इनका और इनका डायमेंशन क्या रहा होगा, सेम रहा होगा। तो पहले आइडिया तो हमें यही मिल रहा है कि p प्लस a अपॉन v स्क्वायर क्या होना चाहिए बेटा, ये दोनों, इन दोनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए। यानी कि हम एक काम करते हैं, दोनों के डायमेंशन को सेम ही कर लेते हैं, ठीक, डायमेंशन ही सेम कर लेते हैं। यानी कि डायमेंशन ऑफ p इक्वल होना चाहिए डायमेंशन ऑफ a अपॉन v स्क्वायर। अब इस सिचुएशन में a अपॉन v पूछ रहा है बेटा, पहले a निकाल लेते हैं। तो a इक्वल टू मिलेगा p अपॉन v स्क्वायर। p होता है बेटा आपका क्या कह रहा है, प्रेशर है, प्रेशर मतलब फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स क्या होता है बेटा, एम एल टी पे पावर -2, नीचे आएगा एरिया मतलब एल स्क्वायर, ऊपर गया एल पे पावर -2, एल पे पावर -2 और +1 पहले से है, तो +1 -2 -1, यह गया प्रेशर। और वॉल्यूम क्या होता है बेटा, एल क्यूब अगर फिर से ऊपर की तरफ जाता है -3, तो आपको मिलता है बेटा ए का जो डायमेंशन मिलेगा वो मिलेगा एम एल पे पावर -4 टी पे पावर -2। ये हमें ए मिला है बच्चे, लेकिन ए से काम नहीं बनेगा, आपको बी भी निकालना पड़ेगा। अभी मैंने कहा था कि ऐड और सब्ट्रैक्ट सेम क्वांटिटीज में ही कर सकते हैं, तो v का भी डायमेंशन v के इक्वल होना चाहिए। तो v का जो डायमेंशन आएगा बेटा वो क्या आएगा, एल क्यूब। क्यों, क्योंकि कह रहा है v इज वॉल्यूम, v क्या है, वॉल्यूम है। तो a बाई बी निकाल लो, a अपॉन b का मतलब हो गया बेटा m l पे पावर -4 t पे पावर -2 डिवाइडेड ओवर l पे पावर 3। ये l पे पावर 3 जो है कितना होगा बेटा, l पे पावर +3 आ रहे, l पे पावर +3 ऊपर गया m पे पावर -7। तो a अपॉन v, ओहो यही तो गड़बड़ हुआ बेटा। देखो कह रहे डायमेंशन ऑफ p डायमेंशन ऑफ a अपॉन v स्क्वायर, तो a की वैल्यू क्या हमने यहीं पे गलत कर दिया है ना,
एक काम करते करेक्ट कर लेते हैं फटाक से। चलो देखे बेटा, देखो बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा। डायमेंशन के फॉर्मूले को जब आप बनाने जाओ, डायमेंशन के क्वेश्चंस को बहुत पेशेंस से बनाना, थोड़ी सी भी मिस्टेक में गलतियां निकल आएंगी। पीवी स्क्वायर, तो ए इक्वल टू आ रहा है बेटा पीवी स्क्वायर। पी मतलब हो गया आपके पास फोर्स एम एल टी पे पावर -2। वॉल्यूम का स्क्वायर, वॉल्यूम का स्क्वायर मतलब एल क्यूब का स्क्वायर। एल क्यूब का मतलब एल पे पावर 6 और एक और मिला एल पे पावर 7। ये मिलना बेटा ए, और बी किसके इक्वल होना चाहिए, वी के। तो बी आ गया बेटा आपका एल क्यूब। अब दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा ए इक्वल टू एम एल पे पावर 7 ए बाई बी, एम एल पे पावर 7 टी पे पावर -2 डिवाइडेड ओवर एल क्यूब। ये ऊपर चला गया तो आपको मिला बेटा एम एल पे पावर 4 टी पे पावर -2। ये आ रहा है बेटा हमारे पास वैल्यू। ठीक, ये ओके। आगे की तरफ बढ़ते हैं बेटा। अब मुझे देखो यहां पर कह रहा है कि इसमें से कौन सा सही है। तो P अपॉन V सही है, V अपॉन P सही है, PV सही है, PV पे पावर क्यूब सही है। सबका डायमेंशन सेपरेटली रखना पड़ेगा बच्चे। सबका डायमेंशन सेपरेटली रखेंगे तो P होगा आपका क्या बेटा, P होगा आपके पास M L T पे पावर -2। यहां पर बेटा, यहां पर प्रेशर का डायमेंशन कितना रखना था, प्रेशर का होगा बेटा P का M L फोर्स अपॉन एरिया, एम एल टी पे पावर -2, नीचे एल पे पावर एम एल पे पावर -1 टी पे पावर -2, और वॉल्यूम का स्क्वायर मतलब एल क्यूब का स्क्वायर मतलब एल पे पावर 6। तो आपके पास बेटा ए आएगा, आपके पास आएगा एम एल पे पावर 5 और टी पे पावर -2। अभी सही है। ठीक, अब आपके पास मिल चुका है ए अपॉन बी। ए अपॉन बी एक बार फिर से कर लेते हैं इसको, ए अपॉन बी को। तो ए अपॉन बी इक्वल टू आपको मिलेगा बेटा एम एल पे पावर 5 टी पे पावर -2 अपॉन एल क्यूब मतलब हो गया एल पे। तो ए बाई बी आपको मिल चुका है बेटा एम एल स्क्वायर टी पे पावर -2, एम एल स्क्वायर टी पे पावर -2 ये आएगा। और देखो बेटा ये किसका डायमेंशन है, ये एनर्जी का डायमेंशन है। और एनर्जी आपको किधर मिलेगा, प्रेशर और वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई करने पे मिलेगा। क्यों सर, क्यों प्रेशर और वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई करने पे मिलेगा? क्योंकि अगर तुम्हें याद हो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, गिवन एनर्जी दो तरह का काम करता है। पहला वर्क डन करेगा, दूसरा अपनी एनर्जी को बढ़ाएगा। और वर्क डन क्या होता था, ई डेल्टा वी। नहीं समझे? अरे गिवन अमाउंट ऑफ एनर्जी विल डू सम वर्क, कुछ काम करेगा और क्या करेगा, अपनी एनर्जी को इंक्रीज करेगा। तो यहां से देखो ना, पीवी को एनर्जी के बराबर होना चाहिए। तो यही ऑप्शन बन रहा है आपका। समझ आए मेरी बात? चलिए ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। बहुत ध्यान रखना बेटा इधर की तरफ। ठीक, चलो आओ नेक्स्ट। अब आ जाते हैं आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 आपका क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। द एसआई यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज पास्कल सेकेंड। द डायमेंशन ऑफ फॉर्मूला ऑफ दिस क्वांटिटी विल बी। किसी फिजिकल क्वांटिटी का जो डायमेंशन है बेटा वो क्या आता है आपका, पास्कल सेकेंड। पास्कल मतलब प्रेशर, प्रेशर का मतलब फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का मतलब बेटा एम एल टी पे पावर -2, एरिया का मतलब एल स्क्वायर। तो P इक्वल टू एम एल पे पावर -1 टी पे पावर -2। सेकेंड का मतलब बेटा T, अगर मल्टीप्लाई करते हैं PT तो आपको मिलेगा m L पे पावर -1 टी पे पावर -1। तो m L पे पावर -1 टी पे पावर -1, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। आगे की तरफ बढ़िए, थोड़ा फास्ट करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है इफ एल सी आर आर द सेल्फ इंडक्टेंस, capacitance and resistance respectively, which of the following does not have the dimension of time? किसके पास डायमेंशन ऑफ टाइम नहीं है? टी आना चाहिए बेटा। तो एक काम करते हैं, एल निकालते हैं पहले। सेल्फ इंडक्टेंस आपने पढ़ा होगा, फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। तो फाई इक्वल टू एल आई, बोलो हाँ या ना। एल इक्वल टू क्या मिल जाएगा बेटा, फाई बाई आई। फाई इक्वल टू क्या होता है, बी ए अपॉन आई।
और अगर बी देखोगे तो एफ इक्वल टू क्या होता है बच्चे, बी आई एल, बी निकालना है तो बी इक्वल टू एफ अपॉन आई एल। क्या मेरी बात समझ आ रही है बेटा? मैं थोड़ा सा तेज कर रहा हूं, प्रोसेस बहुत सिंपल सा है। फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, फाई इक्वल टू एल आई, एल इक्वल टू फाई बाई आई। फाई को हमने रखा बी ए, पढ़ाया हमने, फ्लक्स होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, मैग्नेटिक फील्ड कहां से निकाल लिया, एफ अपॉन आई एल। इसका मतलब है एल की जगह पे हमने बी, बी की जगह पे क्या रख सकते हैं, एफ अपॉन आई एल इनटू क्या आ रहा है बेटा, ए अपॉन आई। तो आपको एल मिलेगा बेटा एफ ए अपॉन आई स्क्वायर एल। डायमेंशन रखो बेटा, एम एल टी पे पावर -2 एल स्क्वायर ए स्क्वायर एल, एक एल से एल कैंसिल हो गया, ए पे पावर माइनस ये नीचे चला जाएगा तो आपको मिलेगा बेटा एल का एम एल स्क्वायर टी पे पावर -2 ए पे पावर -2। आपको एल मिल चुका है, सेल्फ इंडक्टेंस एल मिल चुका है। अब एल के बाद आपको निकालना है सी एंड आर, सी एंड आर। चलो सी इक्वल टू क्या होता है बेटा, क्यू बाई वी, है ना? तो सी इक्वल टू क्यू बाई वी, तो क्यू होता है बेटा चार्ज, चार्ज होता है आपका क्या, एटी, और वी होता है क्या आपका, वी होता है डब्ल्यू बाई क्यू। क्यू आपका फिर 80 होगा और ये फिर ऊपर जाएगा, तो मुझे लगता है ये मिलेगा ए स्क्वायर टी स्क्वायर, और डब्ल्यू नीचे की तरफ है, मतलब क्या मिलेगा बेटा, एम एल स्क्वायर टी पे पावर -2। तो सी इक्वल टू सबको ऊपर लेकर के जाओ, एम पे पावर -1, एल पे पावर -2, टी पे पावर 2, ए स्क्वायर और टी स्क्वायर। तो उसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा बेटा एम पे पावर -1, एल पे पावर -2, टी पे पावर 4, ए स्क्वायर। सी मिल चुका है बेटा, तो एल मिल चुका है, सी मिल चुका है। एक काम करते हैं, आर निकाल लेते हैं बच्चे। आर इक्वल टू वी बाई आई, तो आर इक्वल टू वोल्टेज क्या होता है बेटा, वोल्टेज होता है डब्ल्यू अपॉन क्यू, डब्ल्यू मतलब एम एल स्क्वायर टी पे पावर -2, है ना, डब्ल्यू अपॉन क्यू, क्यू का मतलब बेटा 80 और यहां पर आ गया ए, तो मुझे लगता है आर आपको मिलेगा एम एल स्क्वायर, देखो टी पे पावर -2 है, यहां पर एक टी है तो टी पे पावर -3 हो जाएगा, और ए पे पावर -2। अब हमें आर मिल चुका है, एल मिल चुका है, सी मिल चुका है, और हमें एनालाइज करना है बेटा इसमें से, इन चारों ऑप्शन में से किसके पास टाइम का डायमेंशन डज नॉट नहीं है, किसके पास टाइम का डायमेंशन नहीं है। आरसी, एक बार आरसी करके देखो, आर और सी, देखो एम पे पावर 1, एम पे पावर -1 खत्म हो गया, एल पे पावर 2, एल पे पावर -2 खत्म हो गया, टी पे पावर -3, टी पे पावर 4 मिल गया आपको क्या, टी मिल गया आपको क्या बेटा, टी मिल चुका है, ए पे पावर -2, ए स्क्वायर खत्म। यानी कि आरसी के पास टी का डायमेंशन है। एल अपॉन आर की तरफ चले जाओ, एल अपॉन आर, एल अपॉन आर, एम एम एल एल, टी पे पावर -2, टी पे पावर -3, मतलब बचा नीचे की तरफ टी पे पावर -1, ठीक, ए पे पावर -2 गायब हो गया, और यहां पर आया टी, यानी कि इसके पास भी आपके पास क्या है बेटा, टाइम का डायमेंशन है। अंडर रूट एलसी, तो एल और सी का मल्टीप्लाई कर दो, तो एल खत्म, एल खत्म, टी पे पावर 4 और टी पे पावर -2, तो मतलब आपको क्या बेटा, टी पे पावर 2, टी पे पावर 2 और एक खत्म हो गया, और टी पे पावर 2 अंडर रूट एल से कर रहा है, टी बाहर आ गया, यानी कि इसके पास भी क्या है बेटा, टाइम का डायमेंशन है। तो बिल्कुल बचा ही है एल अपॉन सी, निकाल करके चाहो चेक कर लो, एम एम, अब देखो एल अपॉन सी, एम अपॉन एम पे पावर -1 ऊपर जाएगा एम पे पावर 2, पहले ही गड़बड़ हो गया, एम पे पावर 2 आ जा रहा है, एल अपॉन सी करोगे एम पे पावर 2 आ जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या मिल गया बेटा, इनकरेक्ट ऑप्शन है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, ठीक है। कह रहे हैं इन अ वर्नियर कैलिपर व्हेन बोथ जॉज आर टच टुगेदर द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट and its fourth division coincide exactly with a certain division on main scale. If 50th vernier scale division coincide with 49 division and the zero in the instrument is 0.04 mm, how many main scale divisions are there in 1 second? देखो ये एक अच्छा क्वेश्चन है वर्नियर कैलिपर का, आइए इसको बनाते हैं। कह रहा है एक वर्नियर कैलिपर है, जब इसके दोनों जॉज को आपस में सटा दिया गया है बेटा, तो जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट, यानी कि बेटा ये देखो
ये वर्नियर कैलिपर का मेन स्केल है। क्या है बेटा? आपका मेन स्केल है। और कह रहे हैं कि जो वर्नियर स्केल है वो लेफ्ट की तरफ चला गया। ये है आपका बेटा वर्नियर स्केल, और ये आ गया इधर की तरफ। मतलब समझ रहे हो? जब वर्नियर कैलिपर के दोनों जॉ को आप टच कराओगे तो जो है आपकी रीडिंग वर्नियर स्केल ये आगे बढ़ गई। आगे बढ़ गई, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि आपका जो वर्नियर कैलिपर है बेटा वो इतनी वैल्यू क्या लेगा? कम रिकॉर्ड करेगा। भाई बंद कर रहे हो ना तो ज्यादा बंद हो गया। देखो वर्नियर स्केल अंदर की तरफ शिफ्ट कर चुका है, यानी कि ज्यादा बंद हो चुका है। और ज्यादा बंद हो चुका है मतलब वैल्यू कैसा लेगा बेटा? कम लेगा। यानी कि जो एरर आएगा वो क्या आएगा बेटा? नेगेटिव आएगा। मतलब जो भी वैल्यू आएगी हमें उसको उसमें ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, नेगेटिव एरर। अब आगे बढ़ते हैं। इट्स फोर्थ डिवीजन कोइंसाइड एग्जैक्टली विद अ सर्टेन डिवीजन ऑन द मेन स्केल। कह रहा है बेटा इस सिचुएशन में जब आपका वर्नियर स्केल इधर की तरफ शिफ्ट कर चुका है तो चौथा डिवीजन इधर की तरफ किसी मेन स्केल से कोइंसाइड कर रहा है। इसका मतलब एरर की बात कर रहा है। तो एरर कैसे निकालेंगे बेटा? तो एरर इक्वल टू क्या होता है? डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट। तो एरर इक्वल टू कितना डिवीजन? फोर्थ डिवीजन कह रहा है ना। देखो फोर्थ डिवीजन, इट्स फोर्थ डिवीजन कोइंसाइड एग्जैक्टली विद अ सर्टेन डिवीजन ऑन अ मेन स्केल और इनटू लीस्ट काउंट। अभी लीस्ट काउंट के बारे में कोई आइडिया नहीं है बेटा, इसको इक्वेशन नंबर 1 बनाते हैं, आगे बढ़ते हैं। इफ 50 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू 49 मेन स्केल, तो 50 VSD इक्वल टू 49 MSD। तो VSD आपको कितना मिला बेटा? 49 अपॉन 50 MSD। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यहां से हमने VSD निकाल लिया। अब आगे बढ़ते, देखो क्या कह रहा है। एंड जीरो एरर इन द इंस्टेंट। देखो जीरो एरर यहां दे रखा है बेटा, जीरो एरर दिया हुआ है 0.04 mm। जीरो एरर कितना दिया है? 0.04। इस इक्वेशन को थोड़ा यूज करते हैं यहां पे। 0.04 mm इक्वल टू 4 इंटू लीस्ट काउंट। तो मुझे लगता है यहां से हम लोग लीस्ट काउंट निकाल लेंगे बेटा। 0.04 डिवाइडेड बाई 4, 0.01 mm। देखो लीस्ट काउंट निकाल लिया हमने, है ना। चलो अब आगे देखिए क्या पूछ रहा है। देन हाउ मेनी मेन स्केल डिवीजन आर देयर इन 1 सेंटीमीटर। वाह, बहुत सही, बहुत सही क्वेश्चन। हाउ मेनी मेन स्केल डिवीजन आर देयर इन 1 सेंटीमीटर। देखो MSD पूछ रहा है बेटा आपसे, मेन स्केल डिवीजन पूछ रहा है कि MSD कितना होगा 1 सेंटीमीटर में, वो भी 1 सेंटीमीटर में कितने होंगे। तो एक काम करते हैं बेटा, लीस्ट काउंट का फॉर्मूला आपको पता होगा क्या? 1 MSD माइनस 1 VSD। VSD हमने निकाला हुआ MSD के टर्म में, और लिस्ट काउंट हमें पता है कितना बेटा? 0.01 mm इक्वल टू कितना बेटा? 1 MSD। तो 1 MSD माइनस 1 VSD 49 अपॉन 50 MSD। अब आओ इसको सॉल्व करते हैं बेटा। MSD को कॉमन करते हैं तो MSD आपका बाहर आ चुका है, आपको मिलेगा 1 माइनस 49 अपॉन 50। और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो मिलेगा आपको MSD अपॉन 50 इक्वल टू कितना बेटा? 0.01 mm। 0.01 mm मल्टीप्लाई करो इससे, MSD आपको क्या मिला बेटा? मेन स्केल डिवीजन। ध्यान रखना, मेन स्केल डिवीजन आपको क्या मिल रहा है? 0.01। एक जीरो जाएगा बेटा 0.1, और ये 5 से मल्टीप्लाई करेगा तो 0.5 mm। मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो बेटा, मेरी बात समझ में आ रही है? चलो ठीक है। अब ये आ रहा है 0.5। देखो यहीं पे तुम लोग गड़बड़ करोगे, तुम्हें लगेगा कि ये वाला ऑप्शन सही हो सकता था, यहां पर पॉइंट नहीं है। नहीं बेटा, ये ऑप्शन सही नहीं हो सकता है, क्योंकि यहां पर कह रहा है MSD इक्वल टू 0.5 mm, और यहां पर कह रहा है बताओ 1 सेंटीमीटर में कितने डिवीजन है। अगर तुम्हें याद हो, तुम्हें मेरा पढ़ाया हुआ क्लास याद है, MSD क्या होता है? देखो ये मेन स्केल का 0 और ये मेन स्केल के डिविजन्स, ये मेन स्केल के डिविजन्स है, और ये मेन स्केल का एक बड़ा ब्लॉक, यही ना। क्या पढ़े थे तुम? MSD इक्वल टू मेन स्केल डिवीजन। MSD इक्वल टू क्या? लीस्ट काउंट। मेन स्केल का लीस्ट काउंट क्या होता है बेटा?
वन बिग ब्लॉक रीडिंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन। वन बिग ब्लॉक रीडिंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन इक्वल टू कितना बेटा, इक्वल टू कितना, एमएसडी, मेन स्केल डिवीजन। बोलो आया ना बेटा। और एमएसडी आपके पास कितना आ रहा है बेटा, 0.5 mm। तो सोचो सोचो कहां लिखूं कहां लिखूं कहां लिखूं। चलो एक काम करते हैं, ब्लैक कलर चूज करते हैं, यहां लिखते हैं। यहां 1 सेंटीमीटर में, 1 सेंटीमीटर में उतने डंडे हैं, x डंडे हैं, और एक डंडे की रीडिंग कितनी है बेटा, 0.5 mm। 0.5 mm। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, देखो ये mm में है, ये सेंटीमीटर में है, समझ रही बात। तो आपको क्या मिलेगा, x इक्वल टू 1 अपॉन 0.5, ये mm में, ये सेंटीमीटर में। बोलो आया ना। अब एक काम करते हैं, ऊपर नीचे हम क्या करते हैं बेटा, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ऊपर आ गया 10, नीचे आ गया 5, बट यहां पर 10 से एक्स्ट्रा करना पड़ेगा क्योंकि ये mm में है। बोलो आया ना भाई, ये mm में है और ये 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बदलना पड़ेगा ना इसको, सेंटीमीटर ऊपर वाले में मल्टीप्लाई कर देते, दोनों को mm में लेकर के आते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा बेटा आपको 100 अपॉन 5, तो 5 2 जा 10 एंड 0, यानी कि आ रहा है बेटा x इक्वल टू कितना, 20। x की वैल्यू 20। 1 सेंटीमीटर में 20 डिविजन्स होंगे, तब जाकर के कितना मिलेगा आपको, 0.5। 0.5 क्लियर। चलो ठीक है, आगे बढ़ते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा बन रहा है और मुझे लगता है कि इसको 2 बार में हमें कवर करना पड़ेगा, है ना। थोड़ा जल्दी करते हैं क्योंकि टाइम का थोड़ा सा कमी है बेटा। अ वर्नियर कैलिपर हैज 20 डिविजन्स ऑन द वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल में कितने डिवीजन है बेटा, 20, विच कोइंसाइड विथ 19th डिवीजन ऑन द मेन स्केल, यानी कि 20। एक काम करते हैं बेटा, थोड़ा तेजी से करूंगा। 20 VSD जो होगा बेटा वो कितने के इक्वल होगा, 20 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल होगा 19th मेन स्केल डिवीजन के, MSD के, ठीक है। द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज 0. ठीक है, काम करते हैं। 1 VSD कितना होगा बेटे, 19 अपॉन 20 इंटू MSD, ठीक है। 1 VSD और निकाल चुका है 1 VSD हमने। लीस्ट काउंट इक्वल टू क्या होता है बेटा, 1 MSD माइनस 1 VSD। अभी देखो लीस्ट काउंट की वैल्यू दे रखा है आपको कितना, 0.1 mm। 0.1 mm। MSD कितना है बेटा, मान लेते हैं MSD 1 है। MSD पूछ रहा है क्या, 1 मेन स्केल डिवीजन, हाँ MSD पूछ रहा है बेटा। 1 MSD माइनस 1 VSD, 19 अपॉन 20 MSD। तो 0.1 इक्वल टू MSD हमने क्या कर लिया बेटा, कॉमन कर लिया, तो 1 माइनस 19 अपॉन 20, तो मुझे लगता है 0.1 इक्वल टू मिलेगा 1 अपॉन 20। 1 अपॉन 20 MSD मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 2। MSD कितनी आ गई बेटा, 2। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर बेटा 18 की तरफ बढ़ेंगे। अभी देखो ये स्क्रू गेज का एक अच्छा सा क्वेश्चन आपके सामने है। स्क्रू गेज का अच्छा सा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, इन एन एक्सपेरिमेंट टू फाइंड आउट द डायमीटर ऑफ द, ठीक है, क्या क्या दिया है, देखो कुछ वैल्यूज दिया। स्क्रू मूव्स 0.5 mm ऑन मेन स्केल इन 1 कंप्लीट रोटेशन। यहां पर पिच की बात कर रहा है। देखो स्क्रू गेज जो है, जब हम उसको 1 कंप्लीट रोटेशन देते हैं तो मेन स्केल पे जितनी वैल्यू वो पढ़ता है उसको हम लोग पिच कहते हैं बेटा। तो यहां पर कह रहे हैं 0.5 mm, तो पिच हो गया आपका 0.5 mm, ठीक है, mm में। टोटल डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल इज 50। सर्कुलर स्केल पे टोटल डिवीजन कितने, डिविजन कितने हैं बेटा, 50 है। तो मुझे बताओ लिस्ट काउंट क्या होता है, पिच अपॉन डिवीजन। पिच कितना बेटा, 0.5, और ये हो गया कितना, 50। एक जीरो दोगे तो 0.05 और नीचे आएगा 5, 0.01 mm। ये क्या आ चुका बेटा, पिच किसका, इस वाले इंस्ट्रूमेंट का। टोटल डिवीजन ऑफ द सर्कुलर स्केल इज 50। मेन स्केल रीडिंग इज 2.5। MSR आपके पास कितना है बेटा, कह रहा है 2.5 mm है। 45 सर्कुलर डिवीजन इज इन द पिच लाइन, कह रहा है 45 डिवीजन, यानी कि CSR की बात कर रहा है बेटा, सर्कुलर स्केल रीडिंग। सर्कुलर स्केल रीडिंग CSR कितना, 45 है।
आगे बढ़ते, इंस्ट्रूमेंट हैज 0.03 mm ऑफ नेगेटिव एरर। एरर कितना बेटा 0.03, वो भी क्या है नेगेटिव। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव एरर होगा तो मेन वैल्यू में क्या करना होता है, ऐड करना होता है। और मिल चुका है आपको, डायमीटर निकालना है। चलो ठीक है, तो क्या होता है बेटा, रीडिंग इक्वल टू MSR प्लस CSR इंटू लीस्ट काउंट। MSR आपका कितना है बेटा 2.5 प्लस CSR आपका कितना है बेटा 45 इंटू लीस्ट काउंट कितना है आपका बेटा 0.01। तो ये हो जाएगा बेटा 2.5 प्लस 0.45। ठीक, अगर इसको ऐड किया तो आपको मिलेगा 2.95 mm। बट आप रुक जाइएगा क्योंकि इसमें एरर भी तो था, 0.03 का नेगेटिव एरर था, तो ऐड करना पड़ेगा। तो फाइनल रीडिंग कितनी होगी बेटा, फाइनल रीडिंग तो 2.95 प्लस 0.03 ऐड कर देंगे बेटा, तो आपको मिल जाएगा 2.98 mm। और ये होगा आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी mm। आगे बढ़ते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19। देखो फिर वर्नियर किसका है, स्क्रू गॉज का है। देयर आर 100 डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल। तो डिविजन्स कितने दिए हैं बेटा, डिविजन्स आपके पास दे रखा है, डिवीजन आपके पास दे रखा है बेटा कितना 100, डिवीजन दिया हुआ 100। ठीक है, और सर्कुलर स्केल गॉज पिच इज 1 mm, पिच कितना दिया है 1 mm। तो मुझे बताओ लीस्ट काउंट कितना होगा, पिच अपॉन डिवीजन 1 अपॉन 100 मतलब हो गया 0.01 mm, है ना। लीस्ट काउंट आ चुका है 0.01। द जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल लाइज 5 डिवीजन बिलो द रेफरेंस लाइन। अब देखो बेटा ये अगर रेफरेंस लाइन है 1 2 3 4 5 ये आ गया, ये यानी कि जब स्क्रू गेज को पूरी तरीके से बंद किया गया था तो वो पूरी तरह से बंद होने के बाद जीरो नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब यार मैं समझ रहा हूं ये एक्स्ट्रा रीडिंग ले रहा है। क्या ले रहा है, एक्स्ट्रा रीडिंग, इतना एक्स्ट्रा रीडिंग ले रहा है। और एक्स्ट्रा रीडिंग लेने का मतलब होता है क्या, हमें माइनस करना पड़ेगा एरर। तो एरर क्या है, पॉजिटिव एरर। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। बिटवीन द जीरो ऑफ द सर्कुलर लाइज 5 डिवीजन बिलो द रेफरेंस लाइन, द डायमीटर, अच्छा 5 डिवीजन, ठीक है, एरर निकाल भी लो ना। एरर इक्वल टू 5 इंटू लीस्ट काउंट, तो 5 इंटू 0.01 मतलब 0.05 आ गया। ठीक है, द डायमीटर ऑफ अ वायर इज देन मेजर्ड यूजिंग a screw gauge. It is found that 4 linear scale divisions are clearly visible. MSR कितने डंडे दिखाई दे रहे हैं मेन स्केल पे, कह रहा है 4। और एक डंडा कितना पड़ रहा है, एक डंडा कितना पड़ रहा है, तो एक बार घुमाने पे 1 mm, तो 4 डंडे दिखाई दे रहे हैं, तो 4 इंटू 1 यानी कि 4 mm, 4 mm। क्लियर है बेटा, चलो ठीक है। 60 डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, CSR कितना दिया हुआ है 60 दिया हुआ है। ठीक है, द डायमीटर ऑफ द वायर, तो रीडिंग इक्वल टू क्या होता है बेटा, रीडिंग इक्वल टू MSR प्लस CSR इंटू लीस्ट काउंट 0.01। और क्योंकि ये एरर आपका निकला था क्या, ज्यादा रीडिंग ले रहा था, माइनस करना पड़ेगा माइनस 0.05 से। तो मुझे लगता है ये मिलेगा आपको 4, एक जीरो दिया 0.1 हो गया 4.6 माइनस 0.05, सब्ट्रैक्ट करोगे बेटा कितना मिलेगा 4.55। 4.55 आपका ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, करेक्ट मारेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। समझे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 19 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ आगे बढ़ते हैं। फिर आ गया वर्नियर कैलिपर का एक क्वेश्चन। अब 50 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल आर इक्वल टू 49 मेन स्केल डिवीजन ऑफ अ ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप, वन स्मॉलेस्ट रीडिंग। तो 50 वर्नियर स्केल डिविजन्स आर इक्वल, तो 50 वर्नियर स्केल डिवीजन आर इक्वल टू 49 MSD ट्रैवलिंग माइक्रो, वन स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑफ मेन स्केल MS। ठीक है, मेन स्केल की यानी कि MSD दिया हुआ है, ये क्या है बेटा MSD मेन स्केल डिवीजन 0.5। तो VSD कितना मिल जाएगा मुझे ये बताओ, 49/50 इंटू 0.5, ये VSD मिल चुका है। क्लियर, लीस्ट काउंट कितना होगा बेटा, लीस्ट काउंट कितना होगा, देखो वर्नियर कांस्टेंट पूछ रहे हैं ना, वर्नियर कांस्टेंट मतलब लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट मतलब 1 MSD माइनस 1 VSD। 1 MSD का मतलब कितना हो गया बेटा, 1 MSD का मतलब हो गया दिया हुआ है ना 0.5,
-1 VSD कितना हो गया आपका? 1 VSD हो गया 49/50 इंटू 0.5। 0.5 को आप कॉमन कर लो बेटा, आपको मिलेगा 1/50। ठीक, अगर आपने इसको डिवाइड किया तो ये हो गया 1 0 दे दो 0.05/5, ये मिल जाएगा आपको 0.01 क्या mm, 0.01 mm। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा बेटा, आगे बढ़ जाओ। ठीक, अब देखो बेटा इसमें क्या कह रहा है, n मेन स्केल डिवीजन कोइंसाइड विद n+1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो n+1 VSD इक्वल है बेटा किसके? n मेन स्केल डिवीजन के, n MSD के। द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, लीस्ट काउंट पूछ रहा है बेटा, तो VSD कितना हो जाएगा बच्चे? n MSD अपॉन n+1, बोलो हाँ या ना। तो लीस्ट काउंट कितना होगा बेटा? लीस्ट काउंट होगा, लीस्ट काउंट 1 MSD माइनस 1 VSD। तो MSD माइनस n अपॉन n+1 MSD, बोलो हाँ है ना। If n main scale division coincide with n+1 vernier scale division, the least count of vernier caliper when each centimeter on the main scale is divided into 5 equal parts। 1 सेंटीमीटर को 5 अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। यानी कि यहां पर किसकी बात कर रहा है बेटा? यहां से 0 से 1 सेंटीमीटर के बीच में 1 2 3 4 5 5 डंडे दिया गया है। तो हमें क्या लेना है बेटा? ये MSD, यही तो MSD होता है, MSD निकालना है बेटा। ठीक, तो एक काम करते हैं, 1/5 करेंगे अगर, तो ये आएगा 0.2 सेंटीमीटर। यानी कि एक डंडा 0.2 पड़ रहा है, लेकिन हमें आंसर किसमें चाहिए बेटा? mm में चाहिए। तो एक काम करते हैं, सेंटीमीटर को mm में बदल देते हैं। यहां पर हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सेंटीमीटर को बड़े वैल्यू से छोटा 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा बेटा आपका क्या? 2 mm। ठीक, चलो 2 से मल्टीप्लाई कर, तो 2 कॉमन हो गया बेटा, 1 माइनस n अपॉन n+1, तो आपको मिलेगा 2 n+1 माइनस n अपॉन n+1। तो ये n से n कट गया, आपको मिला 2 अपॉन n+1, 2 अपॉन n+1 mm। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है बेटा, आगे बढ़ जाइए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ आ जाते हैं। 1 मेन स्केल डिवीजन ऑफ वर्नियर कैलिपर इज ए सेंटीमीटर। MSD की वैल्यू कह रहा है बेटा, MSD कितना है बेटा? ए सेंटीमीटर। And nth division of the vernier scale coincide with n-1 division of main scale, n VSD equal to n-1 MSD। तो VSD इक्वल टू कितना हुआ बेटा? n-1 अपॉन n MSD। ओके, तो मुझे बताओ लीस्ट काउंट कितना होगा बेटा? 1 MSD माइनस 1 VSD। MSD कितना है बेटा? a माइनस n-1 अपॉन n इंटू a। ए अगर हम कॉमन कर लेते हैं मुझे मिलेगा n-n+1 अपॉन n। ये n से n कैंसिल हो गया, ये मिला आपको a अपॉन n, a अपॉन n। ठीक है, 1, अच्छा ये सेंटीमीटर में दिया है बेटा, सेंटीमीटर में दिया हुआ था ना। चलो ठीक है, तो ऊपर आपको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये आएगा आपके पास 10 a अपॉन n। क्यों बेटा? mm में जाना है ना। ये ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते बेटा नेक्स्ट